गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 जून और आज के इस सेशन में 27 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका में अब बंदूक हिंसा पर लगेगी लगाम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया कानून। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऊधमपुर में भूकंप वेधशाला का किया उद्घाटन। गरुड़ एयरोस्पेस मलेशिया में करेगा अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित। जम्मू कश्मीर के दो लेखकों नीलम सरीन और प्यारे हताश को मिला वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। दिल्ली सरकार का आदेश 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा बने बीएसई के नए चेयरमैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का किया उद्घाटन। 26 जून को मनाया गया नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में बीआरओ कैफे स्थापित करने को दी मंजूरी। द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन। अब फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के दो लेखकों को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है ये दिया गया है जम्मू कश्मीर के दो लेखकों को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर के दो लेखक यानी कि नीलम सरीन और प्यारे हताश को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद, फ्रेंड्स याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो नीलम सरीन है इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इनकी डोंगरी भाषा में एक पुस्तक है जिसका नाम है कन्ने रू बा रू, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। प्यारे हताश को क्यों सम्मानित किया गया है? तो इनकी कश्मीरी भाषा की एक पुस्तक है तबी एंड पाइक, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं एक बार अन्य ऑप्शंस के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया था। अच्छा, वर्तमान में जो जल मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और फ्रेंड जो जल मंत्रालय है इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 2019 में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे नागालैंड। तो नागालैंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे थे, उनका नाम है नुक्लू फॉर्म। तो फ्रेंड जो नुक्लू फॉर्म है ये नागालैंड के रहने वाले हैं और इन्हें बिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड जो नुक्लू फॉर्म है ना ये बिटली पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले भारतीय है। ये पॉइंट याद रखेंगे। कहाँ से रिलेटेड है? नागालैंड से है। असम के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि असम सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है असम वैभव, जो कि हाल ही में किसे दिया गया था? रतन टाटा को दिया गया था। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड जो साहित्य अकादमी पुरस्कार या अवार्ड है वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है और ये प्रति वर्ष दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में से फ्रेंड्स 22 भाषाएं वो हैं जो संविधान में दी गई हैं। साथ ही में इन्हीं भाषाओं में साहित्य अनुवाद के लिए भी पुरस्कृत किया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला साहित्यिक सम्मान कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरे नंबर पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? याद रखेंगे 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं और 2 भाषाएं एक्स्ट्रा हैं जैसे कि अंग्रेजी और राजस्थानी।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, वो 22 भाषाओं से रिलेटेड है। यानी कि किससे रिलेटेड है? भारत की भाषाओं से रिलेटेड है 8वीं अनुसूची। आगे डिस्कस करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 14 भाषाएं थी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को इस सूची में बाद में जोड़ा गया है। एक एक करके देख लेते हैं। इस सूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स ये भी पूछ लिया जाता है कि 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1992 में हुआ था। और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली भाषा को वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा इस सूची में जोड़ा गया था। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो कुल 14 थी। साथ ही आप सभी को ज्ञात होगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नामिता गोखले को। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल देखकर आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने बंदूक हिंसा को लेकर कानून बनाने के लिए द्विदलीय सुरक्षित समुदाय विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो फ्रेंड्स आपको ज्ञात होगा कि जो अक्सर जो बंदूक हिंसा होती है ना, वो अमेरिका के स्कूलों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसी को लेकर क्या किया गया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में जो बाइडन, इन्होंने एक कानून बना दिया है इस पर। तो ये कानून किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका द्वारा। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो बाइडन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रेसिडेंट को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में टेक्सास में फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिसमें एक प्राथमिक स्कूल में एक बंदूकधारी द्वारा 19 छात्रों और 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर ही वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो संसद है ना, उन्होंने मिलकर ये कानून बनाया जिस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडन ने बंदूक हिंसा के खिलाफ लाए गए द्विदलीय समुदाय सुरक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये जो विधेयक है वो कानून बन गया है। इस कानून के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आएगी। इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं हिंसा की रोकथाम के स्थानीय कार्यक्रम को निधि मुहैया कराई जाएगी। तो इस विधेयक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी में ही अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का हेडक्वार्टर है। आप सभी को याद भी हो गया होगा।
अमेरिका की जो कैपिटल है यानी कि वॉशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ की? तो कांग्रेस कहा जाता है। कहाँ की संसद को? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसूरी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकी माउंटेन, जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस गरुड़ एयरोस्पेस किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो फ्रेंड, जो भारत की कंपनी है ना, जो गरुड़ एयरोस्पेस, तो ये अपना प्लांट स्थापित करने वाली है मलेशिया में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ कौन है? अग्निश्वर जयप्रकाश है। आगे जान लेते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, ये है मलेशिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलक्का जल संधि वो किसे अलग करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। फ्रेंड, जो सुमात्रा है वो इंडोनेशिया का ही भाग है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मलक्का जल संधि। यहाँ जो आप बीच में स्पेस देख रहे हो ना, ये मलक्का जल संधि है। तो ये किसे अलग कर रही है? तो ये अलग कर रही है मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रही है। अगर इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं है, सुमात्रा है, तो याद रखेंगे मलेशिया को सुमात्रा से अलग कर रही है। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो एस मुद्रा है ये रह चुके हैं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर। अब इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है BSE का। फ्रेंड्स, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। याद रखेंगे कौन है? शक्तिकांत दास है। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सेबी और SBI इन सब का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, यानी कि BSE के बारे में। BSE एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो भूकंप विज्ञान वेधशाला है जो भूकंप के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। साथ ही में आपको याद होगा देवस्थल के बारे में। देवस्थल कहाँ पर? उत्तराखंड में। यहाँ पर हाल ही में सबसे बड़ी दूरबीन यानी टेलीस्कोप लगाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ पे लगाया गया है? देवस्थल में लगाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। पिक में आप सभी देख सकते हैं उद्घाटन करते हुए। आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो भूकंप वेधशाला है इसे कहाँ लगाया गया है? तो ये क्या करेगी? उधमपुर के साथ डोडा, रामबन, किश्तवाड़ अन्य जिलों में भूगर्भीय हलचल पर ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी। और फ्रेंड्स, ये प्रदेश की तीसरी वेधशाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर की ये तीसरी वेधशाला है। और फ्रेंड, जो उधमपुर है जम्मू कश्मीर में, ये जोन 4 में रखा गया है। जो भूकंप में
जो भारत है ना, इसको है ना जोन में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप सभी इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। फ्रेंड, जो जोन 5 है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिखाई दे रहा होगा वो जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप का संवेदनशील एरिया है। ये देख सकते हैं आप, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद भूकंप 4 में क्या आता है, तो भूकंप 4 में जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि ये हिमालय वाला रीजन, तो ये सारा किस में आता है, जोन 4 में आता है। जोन 3 में जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये सारा एरिया, ये जोन 3 में आता है। और जोन 2 में क्या आता है, तो इधर आप दक्षिण भारत का पठार देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं ये सारा, तो ये सब किस में आता है, तो जोन 2 में आता है। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एरिया किस जोन में आता है, तो थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स, ये रोक लगाई गई है ना, वो दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई है। अच्छा, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 70 है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अच्छा, ये निर्णय क्यों लिया गया है कि जो रोक लगा दी गई है, क्योंकि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा, हर साल रहता है ये, कि जो दिल्ली एनसीआर है ना, यहाँ पर धुंध बहुत हो जाती है सर्दियों के टाइम पर। तो क्या किया गया है कि जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने वाहनों पर, जो बाहरी वाहन होते हैं उन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निर्यात नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स, जो निर्यात पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कि ये पोर्टल है क्या। तो फुल फॉर्म के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। इसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। फ्रेंड, जो विदेशी व्यापार से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी या जितनी भी जानकारी होगी ना, वो आपको सब इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। निर्यात का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु नोडल मंत्रालय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नशीली दवाओं की कमी में लाने के लिए नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जो देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है। नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग्स मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2020 में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ये किसका भाग है, तो ये यूएन का एक अंग है, जो दुनिया को ड्रग्स, भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद से सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मंत्रालय ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में वीआरओ कैफे स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में 12 और लद्दाख में 14 समेत कुल 26 बीआरओ कैफे खोले जाने हैं। बीआरओ कैफे यात्रा मार्ग को और आसान बनाएंगे, साथ ही पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं भी मिलेंगी। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं देना, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाम क्या रखा गया है, तो बीआरओ
वीआरओ कैफ़े के रूप में इन्हें जाना जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं वीआरओ के बारे में, यानी कि सीमा सड़क संगठन के बारे में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो प्रमुख जो महानिदेशक हैं वो है राजीव चौधरी। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? पूर्वी लद्दाख में किया गया है। और निर्माण किसने किया है? तो बीआरओ ने ही किया है। अगला क्वेश्चन है, एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनका जो संबंध है वो संताली जनजाति से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जनजाति के बारे में जान लेते हैं। संथाल, जिसे संताल भी कहा जाता है, जिसका सर्वाधिक अर्थ होता है शांति या शांतिपूर्ण व्यक्ति। गोंड और भीलों के बाद संथाल या संताल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। पॉइंट याद रखेंगे, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? संथाली है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। अच्छा फ्रेंड, जो मुर्मू है ना, इनका जो जन्म हुआ था ना वो उड़ीसा में हुआ था। और ये राज्यपाल कहाँ की रह चुकी हैं? तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये दोनों पॉइंट इनके बारे में आप सभी को याद रखने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देखेंगे। भारत पाक सिंधु जल आयोग की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई थी? नई दिल्ली में। और ये 118वीं बैठक थी। अब जो अगली बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? तो वो होगी पाकिस्तान में। आयु ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। जो लूनी नदी है ये किस में गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य में होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से करती है। सांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है, याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? वीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।